नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट है। आज यह तीसरा उसका पार्ट है और यही उसका अंतिम पार्ट भी होगा। इसके बाद एक और इस पर वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कि कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। ये देखिए मेरे हाथ में ये बुक है, आप लोग के पास भी ये बुक होगा। अगर नहीं है तो इसको नेट से आप डाउनलोड करके देखिए, बेहतर होगा। और अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो मेरी बातों को एक एक करके सुनिए, क्योंकि यहां पर मैं प्रत्येक शब्द को और प्रत्येक वाक्य को, सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। हमारे अतीत, ये हमारे अतीत का क्या मतलब है? देखिए ये शब्द लिखा गया है हमारे अतीत, ये हमारे अतीत, इसका इंग्लिश में है आवर पास्ट, आवर पास्ट। ठीक है, अब यहीं से हम चर्चा करेंगे। मैं देखिए कि ये जो बुक में लिखा गया हमारे अतीत, यह हमारा अतीत क्यों नहीं लिखा गया और उसको हम बोलते हैं आवर पास्ट। आवर पास्ट क्यों लिखा गया और हमारे अतीत, मतलब ये प्लूरल है, ये बहुवचन में लिखा गया है। इसका क्या अर्थ है? अब थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यहां पर अतीत जो है एक नहीं है बल्कि अनेक है। किसके लिए? क्योंकि जो अलग अलग वर्ग समूह है, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनका अतीत अलग अलग तरीके का है। आइए इसको और समझते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, कृषकों यानी किसानों का जीवन राजाओं तथा रानियों, किंग्स और क्वीन के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब जब अतीत का हम अध्ययन करते हैं, पास्ट में बीती हुई घटनाओं को हम अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं उस समय के जो कॉमन पीपल हैं, उस समय के जो किसान हैं, उस समय के जो पशुपालक हैं, उनका जीवन और उस समय के राजा और रानी के जीवन में बहुत अंतर था। साथ ही साथ उस समय के जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनका जीवन और उस समय के जो शिल्पकार थे, आर्टिसंस थे, उनके जीवन में भी बहुत भिन्नता थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो यही बताया जा रहा है कि सबका अतीत एक जैसा नहीं है, जिस अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग अतीत होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अंडमान के जो लोग हैं, वह अपने खाद्य पदार्थ के लिए मछलियों पर या जंगलों से फल फूल संग्रह करके अपनी आवश्यकता पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन शहर में जो लोग हैं वो अपनी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? जैसे अब शहर में तो कोई खेती करता नहीं है, फल फूल उपजाता नहीं है, तो जहां कृषि होती है, जहां फल फूल होता है या जहां मछली मिलती है, वहां से जब बाजार में आती है, लोग वहां से खरीदते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों, मतलब कि जो वार्स होते थे, के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, शिकारी मतलब हंटर्स, मछुआरे जो होते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, संग्राहक जो गैदरर्स होते हैं, कृषक यानी किसान फार्मर, और पशुपालक जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो राजा
और रानी होते हैं और शासक वर्ग होता है, वो अपने विजयों का और अपने अन्य कार्यों का वो लेखा जोखा रखते हैं, अकाउंट रखते हैं। और या जो भी वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं उसको भी आपने देखा है कहीं शिलालेख पर या कहीं बुक्स में वो लोग लिखवाते हैं, तो उनके बारे में तो बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन उस समय जो कॉमन पीपल थे, आम लोग में किसान हैं, आम लोगों में पशुपालक है, आम लोगों में जो मछुआरे हैं, जो शिकारी हैं, तो ये लोग अपना कोई अकाउंट नहीं रखते, अपनी कोई लिखित सामग्री कुछ रखते नहीं है। अब इनके बारे में कैसे जाना जाए, क्योंकि इनके बारे में कोई लेखा जोखा, कोई अकाउंट्स, कोई रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिलता है। तो इनके बारे में जानने के लिए क्या होता है कि पुरातत्व की सहायता से इनके जीवन को जानने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इस टॉपिक का यहाँ या बुक में जो यहाँ पर ये देखिए हमारे अतीत लिखा गया है, आवर पास्ट, इसका और इसका मतलब ये प्लूरल में है, बहुवचन में है। इसका मतलब यही हुआ कि जो अलग अलग ग्रुप के लोगों का या अलग अलग समूह के लोगों का अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल था, उनका अतीत पास्ट भी अलग अलग था। राजा रानी का अतीत अलग होता था, अलग तरह का था, और जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, उनका अतीत अलग होता था। ठीक है। फिर भी आपने देखा कि जो इलाइट क्लास है, जो राजा रानी और बड़े बड़े व्यापारी या ट्रेडर्स हैं, वो लोग अपना रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंट्स रखते हैं, लेखा जोखा उनका है, तो उनके बारे में तो हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो उस समय के जो आम लोग हैं, जिसमें मछुआरे हैं, किसान हैं और पशुपालक हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इनके बारे में जानने में हमें बहुत कुछ लिखित कुछ रिकॉर्ड से हमको नहीं मिल पाती है। इसलिए हमें पुरातत्व पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उन्हें उनकी छानबीन करनी होती है, और उस आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना हमें शेष रह जाता है, बच जाता है। अब आइए, तिथियों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो दूसरा देखिए जो सब हेडिंग है वो तिथियों का मतलब है। तिथियों मतलब डेट से मतलब है। यहाँ पर देखिए डेट्स, ठीक है ना। तो तिथियों का मतलब यानी मीनिंग ऑफ डेट्स, तिथियों का मतलब क्या होता है, ये इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह यानी मंथ, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगी। अगर आपसे कोई तिथि के बारे में पूछेगा तो क्या आप बता सकते हैं कि डेट बताएंगे उस कौन सा तारीख है, या मंथ की चर्चा करेंगे, माह का, या वर्ष की चर्चा करेंगे कि जैसे 2000 है या 2001 है। इस तरह की बात आप करेंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। यही समझना है कि जो आप वर्ष लिखते हैं और जो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो ईसा मसीह जो है, जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, तो उनकी जन्म तिथि से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक लाइन खींच दिए, देखिए एक हमने लाइन खींच दी यहाँ पर। अब देखिए ये एक बीच में इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, यही ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। ईसा मसीह के तो नाम सुने हैं ना, ये जो क्रिश्चियन रोल धर्म मानते हैं उनके ये प्रॉफिट हैं या उनके ये गॉड हैं। तो ईसा मसीह, इनको हम जीसस क्राइस्ट कहेंगे, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को मान लीजिए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लिए यहाँ पर 0 जैसा, तो जीसस क्राइस्ट के बाद जो जन्म हुआ, जो समय हुआ, वह उसी को हम एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी बोलते हैं, या इसी को हम ईस्वी सन बोलते हैं। ईस्वी सन आपको लिखा मिलेगा, एडी ईस्वी सन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब है, एनो डोमिनी का मतलब होता है कि इनके जीवन काल में, ठीक है ना, ईसा मसीह के जीवन काल में होता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात होती है उसको हम बीसी बोलते हैं। देखिए बीसी बोलते हैं, बीसी। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिल्कुल आराम से आप समझ लीजिए,
हाँ, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, के जन्म के पहले, जन्म के पहले की घटना को कहेंगे। और इसको हिंदी में हम ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपको ईसवी सन होगा एडी, इसका मतलब हुआ एनो डोमिनी, मतलब इसका मतलब हुआ कि इन द ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, इसका ये मीनिंग होता है। तो ये एनो डोमिनी का मतलब हो गया है, और इसी को हम हिंदी में ईसवी सन कहते हैं। मतलब जो समय ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसके बाद का जो घटना, अगर उसके बाद 1 साल के बाद की घटना हो तो 180 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि 2024 एडी बोलते हैं, इसका मतलब ईसा मसीह से के जन्म से 2024 वर्ष बाद की घटना की हम बात चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम बोलते हैं कि 2500 बीसी बोलते हैं, 2500 बीसी बोलते हैं, इसका मतलब कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ इसके 2500 वर्ष पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम पढ़ के सुना भी देते हैं कि यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह जो है वो ईसाई या क्रिश्चियन के धर्म प्रवर्तक हैं, तो उनकी तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। अच्छा, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये भी आपको बताया गया है कि इस पुस्तक में 2000 को आरंभिक बिंदु मान लिया गया है, और उससे मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। अब देखिए, एक और है कि इतिहास और तिथियां, यहाँ पर इसको हमने समझा ही दिया है कि अंग्रेजी में बीसी, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूं ना, अंग्रेजी में देखिए बीसी है, तो बीसी का मतलब हो गया ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व है, ठीक है, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, हमने लिख भी दिया है। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, यहाँ पर देखिए ईसवी सन भी लिखते हैं, या सिंपल हम ई भी लिखते हैं, देखिए ई भी लिखते हैं, तो आप लिखा हुआ पाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एनो डोमिनी, देखिए यहाँ पर एनो डोमिनी लिखे हैं, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, आपके बुक में लिखा है एनो डोमिनी। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म काल के बाद, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है ना। अब देखिए, कभी कभी एडी के जगह पर सी लिखा जाता है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो हम एडी लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, सीई। देखिए हिंदी में आप लिखेंगे ऐसे सीई लिखते हैं, एडी की जगह पर हम सीई लिखते हैं, ठीक है। और इसका अब अर्थ आपको हम समझाएंगे। और बीसी के जगह पर, ठीक है ना, बीसी के जो है एडी की जगह पर सी, और बीसी की जगह पर बीसीई। देखिए ये जो बीसी है इसके जगह पर हम लिखते हैं बीसीई, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ होता है, तो इस पर स्पष्ट समझाया गया है कि सी का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, कॉमन एरा, कॉमन एरा का ही ये एब्रिविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है, छोटा रूप है सी। देखिए सी ये कॉमन हो गया और ई एरा हो गया। और बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहते हैं कि जो बीसी है उसी को बीसीई भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा हुआ। और सी जो है, एडी जो है, उसी को हम सीई बोलते हैं, इसका मतलब कॉमन एरा। अब इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब ऐसा होने लगा ये धर्म के आधार पर कि बहुत लोग ये विरोध करने लगे। जहां जो लोग क्रिश्चियन नहीं है या क्रिश्चियन धर्म से उनमें बहुत नई फेथ है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम जो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और एनो डेमोनी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय की बात बोलते हैं, तो ये थोड़ा रिलीजियस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए इस चीज को हटाने के लिए अब कॉमन एरा कहा जाने लगा, जो एडी है उसको कॉमन एरा कहा गया। और लेकिन मतलब वही है कि ईसा के जन्म के समय की जो पहले हम उसको ये आपको एडी बोलते हैं, उसको हम सी बोलेंगे। एडी और सी एक ही चीज है, बस इसमें यही है कि
सी में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, और एडी में धार्मिक एंगल है, या बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, क्राइस्ट नाम आता है उस पर बीसी लिखा गया है। लेकिन जब बीसीई बोलते हैं तो बिफोर कॉमन एरा है, तो कॉमन एरा हो गया। तो इसका मतलब कि इनके जो बर्थ है उसको एक कॉमन मान लिया गया, और उससे हम पहले की घटना को बिफोर कॉमन एरा कहे और बाद की घटना को हम कॉमन एरा बोले। तो अभी इसी चीज इसका प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं। और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष आरंभ हो गया। तो अभी 200 वर्ष से हम जो एडी है या बीसी है, और अब उसको आपको सीई या बीसीई का प्रयोग भारत में 200 वर्ष पहले शुरू हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। एक और शब्द आता है यहाँ पर, देख लीजिए, बीपी होता है, बीपी, बीपी अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट्स। क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट्स, बिफोर प्रेजेंट्स, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट्स है। तो ये बहुत चीजें हैं, और इस तरह से आज ये टॉपिक जो है ये समाप्त हुआ। आपको हम एक यहाँ पर मल्टीपल मतलब मैच करने का एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, और इसका आप आंसर कीजिएगा, और कल का जो मैं क्वेश्चन आंसर इसमें चलाऊंगा बस, और वो लास्ट हो जाएगा, पार्ट 4 कहलाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर का है। बुक्स ये चैप्टर 1 समाप्त हो गया, और इसको रिवाइज कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर सुमेल करने के लिए दे रहे हैं, और ऐसे आपको एक क्वेश्चन हम दिया करेंगे, तो आप इसको आंसर कीजिएगा, और अगर फिर करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और अगर आपसे नहीं बनेगा या बनेगा, दोनों हालत में मैं जो नेक्स्ट क्लास होगा, मतलब पार्ट 4 जो मैं इसका बनाऊंगा मल्टीपल MCQ का, तो या क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो देखिए यहाँ पर है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, और इसमें देखिए लिखा गया है निम्नलिखित को सुमेल करो। देखिए मैं लिख देता हूं, निम्नलिखित, इसे नोट डाउन कर लीजिए, निम्नलिखित, और इसका आंसर आपको खुद करना है, निम्नलिखित को सुमेल करो। सुमेल का मतलब मैचिंग, ये क्वेश्चन क्या है? मैचिंग करना है, सुमेल, ठीक है ना, करो, माने सुमेल का मतलब मैच है, मैच क्वेश्चन होता है ना, मिलाना है, मैच करो, ये मैच करो वाला क्वेश्चन है। और इधर देखिए मैच करने में आप लिख लीजिए, इधर ए लिख लीजिए और इधर बी लिख लीजिए, ठीक है, और मैच कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये ए है, यहाँ पर देखिए ए लिखिए, यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा। नर्मदा घाटी लिख लीजिए, नर्मदा घाटी, इंग्लिश वाले बच्चे नर्मदा वैली लिख लेंगे, ठीक है ना, इतना तो छोटा छोटा काम आप लोग कर ही लेंगे। और यहाँ देख लीजिए 1 2 करके दे देते हैं, देखिए यहाँ पर 1 का मतलब यहाँ पर हो गया पहला बड़ा राज्य, ये मिलाना है, ये मिलाया नहीं गया, आपको मिलाना है, पहला बड़ा राज्य, ठीक है। दूसरा है देखिए बी में है मगध, आपको सही आंसर करना है, और मैचिंग सही तरीके से मैच कर दीजिए। इसमें आखेट, आखेट मतलब हंटिंग होता है, आखेट, तथा मैं इसका इंग्लिश बोलता गया हूं, संग्रहण, जो गैदर होता है या कलेक्टिंग, संग्रहण, इसको आपको मिला देना है। तो ये सी देखिए है, सी में है गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां। और इसका तीसरा है, देखिए तीसरा में है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, लगभग 2500 माने 2500 वर्ष पूर्व के नगर, देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अब देखिए डी है, लिखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, सिंधु इंडस रिवर को बोलते हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां
इस सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, ये आपका डी है। इसमें देखिए, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में यहाँ पर है आरंभिक कृषि। आरंभिक, आरंभिक मतलब अर्लियर, शुरुआती, आरंभिक कृषि, एग्रीकल्चर। अर्लियर एग्रीकल्चर की बात है या अर्लियर कल्टीवेशन की बात है। और देखिए ई है, 5 ऑप्शन है, गंगा घाटी। गंगा घाटी, ये सब कुछ आपको बताया गया है, हमें देखना है कि आपकी मेमोरी में ये सब है कि नहीं। और देखिए 5वां ऑप्शन है प्रथम नगर। प्रथम नगर यानी कि जो फर्स्ट सिटीज जो हुए हैं, तो यही देखिए, ये मैचिंग कर देना है। और यहाँ पर ए बी सी डी में रखा गया है ये चीज। और ये देखिए यहाँ रोमन का 1 2 3 4 5 है। अब मिला देना है, जो सही सही है मिला दीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास में कल इस पर हम चर्चा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ही, इसके साथ हम और भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का जो सब्जेक्ट मैटर वो समाप्त हो गया है और इसमें जो पढ़े हैं इससे आपका टेस्ट हो जाएगा। कि देखिए ए में नर्मदा घाटी है, बी में मगध है, सी में गारो पहाड़ियां हैं, डी में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं और ई में गंगा घाटी है। यहाँ देखिए 1 में पहला बड़ा राज्य है, 2 में आखेट तथा संग्रहण है, 3 में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं और 4 में आरंभिक कृषि है, 5 में प्रथम नगर है। तो इसको कीजिएगा। और अगर ये पढ़ाई आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को ए के ओझा, डॉक्टर ए के ओझा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे दूसरे अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी पढ़ाई मिल सके और इसे मन लगा के आप पढ़िए। फिर इसके बाद मैं चैप्टर सेकेंड आपको शुरू करूंगा। तो आज एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 ये पढ़ाई समाप्त हो गई। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वो आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद।